जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 166 CRPC पढ़ चुके हैं और आगे की धाराएं जो हैं 166A और 166B है, जो बात करती है भारत से बाहर के गुड संबंध इवनिंग में। सर। हाँ गुड इवनिंग अमित, क्या हाल है? जी तो अच्छे हैं सर। 166A और 166B ये बात करती है भारत से बाहर के लिए अगर कोई अन्वेषण किया जाना है तो उस बाबत क्या प्रक्रिया रहेगी, ये इस विषय में बात कर रही है। देखते हैं 166A क्या कह रही है। ये कह रही है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि विदेश में अनुरोध पत्र भेजा जाता है। कभी भी ऑर्डर आप किसी विदेशी सक्षम प्राधिकारी को या विदेशी न्यायालय को आप यहाँ से कोई आदेशात्मक रुख अपनाते हुए कोई पत्र जारी नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट लेटर, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सर वहाँ वो जो है ना हमसे बाउंड नहीं है, बिल्कुल। हमसे जो उनकी नीति है या उनसे जो उनके वो बना रखे हैं हमने एक तरह से क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं हमारे हाँ, कोई अनुबंध है, संधि है, चूँकि वो होता है। संप्रभु राष्ट्र है, हमारी तरह ही हम संप्रभु राष्ट्र हैं, वो भी संप्रभु राष्ट्र है। तो इक्विवेलेंट फुट पे जो है आप आदेशात्मक रुख नहीं अपना सकते। ठीक है, आप अपने से छोटे को ही आदेश कर सकते हैं, अपने से बड़े को या अपने इक्वल को आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बॉडी क्या कहती है सेक्शन की। ये कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड if in the course of an investigation into an offence an application is made by the investigating officer or any officer superior in rank to the investigating officer that evidence may be available in a country or place outside India, any criminal court may issue a letter of request to a court or an authority in that country or place competent to deal with such request to examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case and to record his statement. ठीक है, और ये कह रहा कि मेड इन दिस कोर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो टू require such person or any other person to produce any document or thing which may be in possession pertaining to the case and to forward all the evidence so taken or collected or the authenticated copies thereof or the thing so collected to the court issuing such letter. ठीक है, हिंदी वर्जन देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ कोई अधिकारी यह आवेदन करता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है, तो कोई दांडिक न्यायालय अनुरोध पत्र भेजकर उस देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से जो ऐसे अनुरोध पत्र पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, यह अनुरोध कर सकेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, और ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में किए गए उसके कथन को अभिलिखित करे और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से
उस मामले में संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीज़ को पेश करने की अपेक्षा करे जो उसके कब्ज़े में है, और इस प्रकार किए गए या संग्रहित किए सभी साक्ष्य या उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपि या इस प्रकार संग्रहित चीज़ को ऐसा पत्र भेजने वाले न्यायालय को अग्रेसित करें। ठीक है कल्पना, क्लियर है? जी जी सर। तो रिक्वेस्ट लेटर में क्या कहा जाएगा कि भाई हम फला व्यक्ति से कोई मतलब तथ्यों की जानकारी चाहते हैं, या कोई उसके कब्ज़े में ऐसी वस्तु है जो कोर्ट के मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग चल रही है उसमें वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसे बयान आदि के लिए, ऐसी वस्तु आदि के लिए रिक्वेस्ट लेटर भेजा जाएगा कोर्ट के माध्यम से। और इसकी उपधारा 2 कह रही है, द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। और जो ये अनुरोध पत्र है ये ऐसी रीति से पारित किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। सामान्यतः चूँकि विदेश का मामला है तो विदेश का जो मामला होता है ये कौन सी सूची में शामिल है भाई? विदेशी मामले जो हैं किस सूची का मामला है अमित? केंद्र सूची सर। चूँकि ये संघ सूची का मामला है तो विदेश से कनेक्ट करने के लिए हमें केंद्र सरकार के गाइडेंस का अनुपालन करना पड़ेगा। जैसे वो ऐसी व्यवस्था करे, भाई हो सकता है कि वो ऐसे लेटर को जो है संबंधित देश के दूतावास से या हाई कमीशन के माध्यम से भेजे। इज दैट क्लियर? भेजे उस माध्यम से जाते हैं और जो ट्रीटी होती है उसका भी उसमें ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 3 कह रहा है कि एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग received under subsection 1 shall be deemed to be the evidence collected during the course of investigation under this chapter। और ये कह रहा है उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज या चीज इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य समझा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। अच्छा, कई देशों के दूतावास होते हैं और कई देशों के उच्चायोग होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दूतावास और उच्चायोग? कल्पना। जो देश ऐसे हैं कि जिनसे हमारे उनके साथ ट्रीटी नहीं है कि वहाँ दूतावास हमारा हो सकता है, तो उन देशों में एक हाई कमीशन का कोई वो रख दिया जाता है जो वहाँ के हमारे उन सब लोगों से जो हमारे यहाँ से जाने वाले हैं, आने वाले हैं, उन सबको मैनेज कर सके बस। तो पाकिस्तान का दूतावास है हमारे यहाँ या उच्चायोग है? पाकिस्तान का पहले तो था जी, आप तो कह नहीं सकते। नहीं है तो ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं है लेकिन वो हाई कमीशन है या वो दूतावास है? देखिए, जहाँ तक मैंने इसके बारे में सुना है, समझा है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, जो कि कॉमनवेल्थ तो आप जानते ही होंगे, जो इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, है ना, तो उन देशों से संबंधित तो हमारे यहाँ हाई कमिश्नर हैं, और जो अदरवाइज कंट्रीज़ हैं उनके हमारे यहाँ दूतावास हैं, जहाँ तक मैंने इसके बारे में अध्ययन किया है। आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो पाकिस्तान का हमारे यहाँ उच्चायुक्त, यही है सर। हाँ, पाकिस्तान का उच्चायोग है हमारे यहाँ, ठीक। 166B ये बात करता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। ये कह रहे हैं कि भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से
भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। क्या समझे? ये कह रहा है भारत के बाहर के किसी देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से जो उस देश या स्थान में अन्वेषणाधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए करने के लिए या किसी दस्तावेज या चीज़ को पेश कराने के लिए उस देश या स्थान में ऐसा पत्र भेजने के लिए सक्षम है। अनुरोध पत्र की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार यदि यह उचित समझे तो। देखिए 166A में तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं और 166B में क्या हो रहा है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हमें प्राप्त हो रहा है जी। तो वैसी अवस्था में केंद्रीय सरकार यदि उचित समझे तो क्या करेगा? फॉरवर्ड द सेम टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज he may appoint in this behalf, who shall thereupon summon the person before him and record his statement or cause the document or thing to be produced। तो ये कह रहा है कि जैसे ही ऐसा कोई पत्र प्राप्त होगा तो केंद्र सरकार यदि उचित समझे तो वैसे पत्र को जो है संबंधित चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM जिसे बोलते हैं या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है वो पत्र अग्रेषित कर दिया जाएगा और उस पत्र के अनुसरण में संबंधित CGM, CMM, JM, MM जो भी हो वो संबंधित व्यक्ति को समन करेगा और उसके साक्ष्य को रिकॉर्ड करेगा। और इसकी सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन हु शैल देयर अपॉन इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस इन द सेम मैनर। और ये कह रहा है सेकेंडली ये भी हो सकता है कि उस पत्र को जो है वो अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगा जो तब उसी रीति में अपराध का अन्वेषण करेगा। ठीक है? मानो यह अपराध भारत के भीतर ही किया गया हो। इस रीति में हमारे इन्वेस्टिगेशन होता है जी। रीति से ऐसा माना जाएगा कि वो मतलब ऐसे वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है मानो वो जो अपराध हुआ है वो भारत के भीतर ही हुआ हो। और इसका सेकंड पार्ट कह रहा है भाई ऑल द एविडेंस टेकन और कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 और ऑथेंटिकेटेड कॉपीज देयर ऑफ और द थिंग so collected shall be forwarded by the magistrate or police officer as the case may be to the central government for transmission to the court or the authority issuing the letter of request in such manner as the central government may deem fit। और ये कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन लिए गए या संग्रहित सभी साक्ष्य उसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ या उस प्रकार संग्रहित चीज़ यथा स्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उस न्यायालय प्राधिकारी को जिसने अनुरोध पत्र भेजा था पारित करने के लिए केंद्र सरकार को ऐसी रीति में जिसे केंद्र सरकार उचित समझे अग्रेषित कर देगा। तो देखिए डायरेक्ट लिंक हमारा विदेश से ना तो आने में है ना जाने में है। अनुरोध पत्र भेजा जाएगा, केंद्र सरकार के माध्यम से भेजा जाएगा, वहाँ से कोई चीज़ लौट के आएगी तो केंद्र सरकार के पास आएगी, केंद्र सरकार फिर उसको संबंधित को भेजेगा। इसी प्रकार जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट विदेश से आएगा वो केंद्र सरकार के पास आएगा। उसके बाद जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेंगे हम लोग यहाँ पे या न्यायालय कोई रिकॉर्ड करेगा किसी का बयान या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो वैसी अवस्था में हमारे और विदेश के बीच की जो कड़ी है वो संघ है, केंद्र सरकार है। उसको बाईपास करके ना तो कोई हम चीज़ ग्रहण करेंगे और ना कोई हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इस प्रकार का भेज पाएंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। 167A और B अच्छे से आप लोगों को समझ आया? कल्पना? जी। अब अगला जो सेक्शन है 167, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। 167 जो है वो अति महत्वपूर्ण धारा है CRPC की, जो बात करता है कि प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। ठीक है? ये कह रहा है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब क्या प्रक्रिया हुई। देखिए
24 घंटे में अन्वेषण कंप्लीट होना बहुत कठिन कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है, और 24 घंटे तक ही पुलिस किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में गिरफ्तारी के बाद रख सकती है। ये हम पढ़ के आए हैं पीछे। कहाँ पढ़ा है कल्पना? जी कल्पना। जी सर, अब आ गई। कहाँ पढ़ा है हमने कि 24 घंटे से सर ज़्यादा? आपने पूछा वो सुनाई नहीं दी। हाँ मैं वो सर 1257 में। हाँ 24 घंटे के बाद जो है हम जो पुलिस है वो पुलिस किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। केवल 24 घंटे में क्या जुड़ेगा? जिस स्थान से गिरफ्तारी करके थाने तक आए हैं। जी नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर रहा है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। जी तो 167 कह रहा है कि whenever any person is arrested and detained in the custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57 ने फिक्स्ड किया हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, अदरवाइज कंप्लीट ना करने की स्थिति में आप प्रक्रिया ये बता रहा है। एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such magistrate। ठीक है। 167 की उपधारा 1 ये कह रही है कि जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और ये प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता और ये विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इतला सुदृढ़ आधार है, तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक से निम्नतर पंक्ति, ठीक है, नहीं निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसके पश्चात विहित डायरी की मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ठीक है कल्पना? जी आवाज़ आ रही है? सर ये प्रतिलिपि कौन सी वाली है, हमें ये समझ नहीं है। देखो जो एंट्रीज करते हैं ना, जीडी वगैरह में एंट्री करते हैं तो उसकी कॉपी भेजी जाती है। भाई गिरफ्तार करके आप बंदे को लाएंगे ना, एफआईआर लिखी है, एफआईआर की कॉपी भी साथ में आएगी, है ना। जीडी में उसका दाखिला हुआ है, एंट्री हुई है, गिरफ्तार करके पुलिस लाई है, तो वो कागज़ भी होंगे। जो भी प्रपत्र मतलब तब तक गिरफ्तार व्यक्ति के कोई उससे मान लीजिए फ़र्द बरामदगी बनाई है, कुछ उससे बरामद हुआ है, ठीक है, मौके से उस व्यक्ति से, तो ये सब कागज़ जो हैं ये संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाएंगे। इज दैट क्लियर? हाँ सर। चलिए इसको बाकी पार्ट ना कल की क्लास में करेंगे। अभी क्लास डिस्टर्ब चल रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो रखा है ना, तो बाकी पार्ट 167 का कल पूरी क्लास में पढ़ेंगे। अभी मेंबर्स भी कम अवेलेबल हैं। ठीक है, गुड नाइट।